नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। पूरे देश में गैस को लेकर के इस वक्त हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि गैस की भयंकर किल्लत है, तेल की भी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और हालात खराब हैं। सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही है। स्थिति को संभालने की बजाय सरकार लोगों की आंख में धूल झोंक रही है। उधर सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं दूर कर ली जाएंगी, हमने अपने तमाम रास्ते खोल दिए हैं जहां से हम आपको राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बीच में अब यह मामला सियासी ज्यादा होता जा रहा है और इस पर सियासत का रंग तीखा और कड़ा होता जा रहा है। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं और एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने देश की सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा जो है उससे समझौता कर लिया है और देश को असलियत नहीं बताई जा रही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए सरकार को देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि स्थिति क्या है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी पलटवार कर दिया और विपक्ष पर लोगों को, जनता को गैस के मुद्दे पर अफवाह फैलाकर गुमराह या भ्रमित करने का आरोप लगा दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि ऐसी कोई दिक्कत उतनी बड़ी नहीं है, तो सड़कों पर फिर लाइन क्यों दिख रही है? क्या यह अफवाह फैलाने की वजह से जो लोग एक से ज्यादा का स्टॉक कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा का सामान अंदर कर रहे हैं, कुछ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, या वाकई में देश में गैस और तेल को लेकर के अब स्थिति ज्यादा बिगड़ने वाली है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सीधे रुक करूंगा मैं उस बयान का जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब लग रहा है कि इस तेल के खेल में सियासत का मेल हो गया है। जी हां, इस गैस के आवेग में, आवेश में आकर के अब बयानबाजी जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने कितने गंभीर आरोप लगा दिए और पलटवार में पीएम मोदी ने विपक्ष को अफवाह फैलाने वाला करार दे दिया। दोनों बयान सुनिए। There is a central problem here. And I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India. And there's a reason for it. Right? He's trapped. Now, anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security. Right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है, यह आज दुनिया देख रही है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। देश में नहीं मिल रहा गैस और तेल, बीजेपी कांग्रेस खेल रही सियासी खेल। गैस संकट पर शुरू हुई सियासी उठापटक, पीएम मोदी बोले अफवाह फैला रहा है विपक्ष। राहुल गांधी बोले पीएम ने ऊर्जा सुरक्षा से किया समझौता, नहीं संभले तो संकट और बढ़ेगा। सरकार बोल रही गैस की कमी नहीं, फिर जनता को मिल क्यों नहीं रही? यह भी बड़ा सवाल है भाई जनता का। आइए सीधे रुक कर लेते हैं हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी ने हमें ज्वाइन किया है। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से प्रियदर्शनी रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। चलिए सबसे पहले अजय जी आपके पास आता हूं। अजय गंगवानी जी, देखिए लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो ट्रैप्ड हैं, वो पीएम की तरह एक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो आज तो ये भी कह गए कि अब वक्त है कि सरकार को
और पीएम को बता देना चाहिए कि स्थिति क्या है, वरना बहुत बड़ा और बहुत खराब अंजाम होगा। उनकी बात को सीरियसली हम इसलिए भी लेते हैं कि वो एक तो देश के नंबर दूसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं, नेता विपक्ष भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी ही आशंकाएं कोरोना से पहले भी जताई थी जिन्हें बहुत हल्के में लिया गया था और उन पर सियासत करने के आरोप लगे थे, और बाद में वो पूरा असर देखा था देश ने। तो क्या इस बार भी सिंसियरिटी और सीरियसनेस उतनी ही है उनके आरोपों में? देखिए महत्वपूर्ण अभिलाष जी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लगातार जो आने वाले देश में संकट हैं, चाहे वो कोविड की बात हो, लगातार नोटबंदी की बात रही, या जीएसटी की जो गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, लगातार आने वाली चुनौतियों संकट के लिए लगातार इंगित करते रहे, लेकिन उनकी बात को कभी सीरियस नहीं लिया गया। आने वाले समय में उस सच को स्वीकार किया गया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। मैं तो स्पष्ट रूप से, मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं या वरिष्ठ पत्रकार भी दिल्ली से, अगर सब कुछ चंगा सी तो लगातार जो है वो सिलेंडर की लाइनें क्यों लगी है, लगातार लोग पैनिक क्यों है? बात झूठ और भ्रम फैलाने की नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पर अंडरलाइन कर दूं, वित्त मंत्रालय की जो मासिक रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया कि आने वाले एक हफ्ते के बाद जो है गैस सप्लाई का संकट बढ़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, माननीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने 9 मार्च को एक ट्वीट किया था कि सब कुछ ठीक है, गैस सप्लाई में दिक्कत नहीं है। उसके अगले दिन मतलब 10 मार्च को एचपीसीएल जो सबसे बड़ी कंपनी है गैस सप्लाई की, उसका एक ऑफिशियल बयान है अभिलाष जी कि आने वाले समय में गैस का संकट आने वाला है और जो है पूरा देश जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तैयार रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि लगातार संकट आने वाला है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि लगातार जो बुकिंग जो है अघोषित रूप से बंद हो चुकी है, जितने जो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन है वो लगातार मीटिंगें ले रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अगर ये स्थितियां मेंटेन रही 80% पूरे देश के जो होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएगी। न केवल बड़ी होटल रेस्टोरेंट की बात है, आज जो छोटी छोटी गुमटियां हैं, जो स्ट्रीट फूड है, आज बहुत सारे अभिलाष जी ऐसे लोग हैं जो बेचारे दूसरे राज्यों जाके जॉब करते हैं, जो अपनी भोजन के लिए, सस्ते भोजन के लिए स्ट्रीट फूड पे निर्भर है। तो आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए इनको तैयारी करनी चाहिए। मैं एक और अंडरलाइन कर दूं आपके चैनल पे, ईरान जो है भारत का परंपरागत मित्र रहा है। आप सारे देशों से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान से बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अमेरिका और इजराइल के दबाव में आप देश की जो हित है उससे जो है कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करें। मैं तो पूछना चाहता हूं, जब 160 बच्चे मारे गए तो क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं था कि आप शोक प्रकट करते, चीजों को बेहतर करने का प्रयास करते? जो देश ऊर्जा संकट से जूझने वाला है उसकी सुरक्षा की तैयारी की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन कोई कठोर निर्णय आप लेते नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे, चाहे वो युद्ध की कटौती हो, चाहे सीज फायर हो, दिखता है कि आप जो दबाव की राजनीति करते हैं, 56 इंच के सीने का जो दावा है, सिर्फ वो एक राजनीतिक पाखंड है आपका अभिलाष जी। ठीक है सुनील चौधरी जी, देखिए ये बात तो सही है कि लगातार सरकार और बाकी उनके तंत्र कह रहे हैं कि सब ठीक है, प्रशासन भी कह रहा है सब ठीक है, पर ये तो साफ दिख रहा है कि सब तो ठीक नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कि हाँ भाई ये दिक्कतें हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि गैस 2.5 दिन में आ जाएगी, दूसरी तरफ आप खुद कर लीजिए बुकिंग और आप मंगवा के दिखा दीजिए 2.5 दिन में। तो ये जो जमीन आसमान का अंतर कहने और वो है, हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ स्थितियां खराब हो रही हैं? और रही दूसरी बात, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या कहेंगे आप? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेसियों को यह सोचना चाहिए कि यह समय युद्ध काल का है। आप देखेंगे कि जहां से डीजल पेट्रोल आता है, जहां से गैस आता है, वहां पर युद्ध का समय चल रहा है और वहां पर लगातार हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं और उससे पूरा देश, भारत तो ही नहीं पूरा विश्व में बहुत सारी देश हैं वो प्रभावित हैं। वहां पर आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत जो है वह दाम बढ़ गए हैं, लेकिन भारत में अभी सब स्थिर है, डीजल पेट्रोल के दाम अभी बढ़े नहीं है। और मैं आपको बता दूं एलपीजी के विषय में बहुत बात हो रही है। निश्चित रूप से बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट न किया जाए, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और अभी जो अफवाह फैलाने के कारण जो होड़ मच गई लोगों को कि लोग जाकर के वहां पर कि मैं 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर ले लूं या जो भी ऐसी स्थिति बन रही है, इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने लगातार कदम उठाया है, कालाबाजारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह अफवाह फैला करके कालाबाजारी को बढ़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं कांग्रेसी। मैं तो बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि किसी भी
उपभोक्ता को किसी भी घरेलू 62 लाख घरेलू गैस कनेक्शन छत्तीसगढ़ के अंदर में, हम चाहते हैं कि घरेलू जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं तक के जो गैस है वो पहुंचे। कॉमर्शियल को लेकर के कुछ चीजें हुई हैं और उसको लेकर के निश्चित रूप से, लेकिन हमको पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा। युद्ध कितने दिन चलेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये तो आने वाले भविष्य के अंदर सब उसमें छुपा हुआ है, लेकिन सरकार जो है सब चीजों को लेकर के चल रही। उत्पादन बढ़ाने की बात हुई है तो आप देखेंगे 25% उत्पादन बढ़ चुका है देश के अंदर में, और धीरे धीरे व्यवस्था जो है वो हमारे हाथ में ही है। लेकिन पैनिक क्रिएट करेंगे, राहुल गांधी जी इधर उधर की बात करेंगे, अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, वो तो खैर उनका चरित्र है। तो आप कह रहे हैं विदेश में जाते हैं तो भारत के चौधरी जी, खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि गैस की घरेलू गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, गैस की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं निश्चित रूप से आ रही हैं, लेकिन वो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है ना, वो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है तो लोगों को लग रहा है कि भैया ले करके रख लो, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो रही है। लेकिन हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर में भी नंबर जारी है, कि कोई दिक्कत है तो बता दीजिए भाई उसमें। ठीक ठीक, प्रियदर्शनी जी मैं आपके पास आता हूं। प्रियदर्शन जी, और मुझे ये बताइए सर कि क्या ये सियासत का जो खेल चल रहा है सर, दिक्कत यह है कि हर बार यही होता है कि जब कोई संकट आता है तो विपक्ष को लगता है कि बहुत संकट है, उनको देखकर लगता है कि हालात तो सच में बहुत विकट हैं, और सत्ता पक्ष ऐसे आराम से बैठा रहता है कि कुछ है ही नहीं, कहां दिक्कत है। अब विपक्ष से लेकर जनता तक सड़क पर है, संकट तो है, पर क्या उतना संकट है जितना विपक्ष बोल रहा है या उससे थोड़ा कम है? और क्या उतना आराम है जितना सत्ता पक्ष बोल रहा है या उससे कम है? किसकी सच्चाई कैसे हम स्वीकार करें, कहां से स्वीकार करें? वैश्विक संकट है, यह सिर्फ भारत का संकट नहीं है जी, यह वैश्विक संकट है। विश्व के तमाम देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, और इसमें पक्ष और विपक्ष की जो तकरार है उसको विश्व के नजरिए से भी देखना चाहिए। भारत मुझे लगता है कि अन्य देशों की तुलना में शायद ज्यादा बेहतर है। यूरोप के देशों से अगर तुलना करिए, जिस तरीके से यूरोप के देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, खुद अमेरिका में जिस तरीके से ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, बगल के भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जिस तरीके से ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, उस तरीके से अभी तक भारत में तो नहीं है। भारत में मामला आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है विश्व के दृष्टिकोण से अगर देखें तो, हाँ, लेकिन हालात सामान्य नहीं है, जैसे होने चाहिए थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो लोग पैनिक हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब तेल की बात पर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा हो, गैस के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा हो। विपक्ष में कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस अभी है या किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी रही है, सभी पार्टियों ने अपने दौर में कभी न कभी ऊर्जा संकट को लेकर के, तेल को लेकर के, गैस को लेकर के राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ये उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर जब आप पूछेंगे कि क्या वाकई विश्व में जिस तरीके का संकट है उस दृष्टिकोण से भारत में भी संकट है क्या, तो मुझे लगता है कि भारत कम प्रभावित है, बहुत कम प्रभावित है। और अगर जो प्रभावित है भी, अगर जो दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है उसको अगर अमली जामा पहना दिया जाता है और आने वाले 2, 4, 10 दिनों में जो लाइन लगी हुई है उन लाइनों को खत्म कर दिया जाता है, उन कतारों को खत्म कर दिया जाता है, तो यकीन मानिए विश्व भर के देश यह मानेंगे कि भारत ने ऊर्जा संकट की स्थिति में भी चीजों को कंट्रोल कर लिया। प्रियदर्शी जी, लेकिन क्या प्रियदर्शी जी आने वाले समय में मुझे बताइए, क्या 2-4 दिन में हालात बहुत ज्यादा विकट होने वाले हैं? राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात होंगे। अब क्या हमें इतना ये स्थिति वाकई में हमें आशंकित कर रही है? क्या स्थिति क्या है? डराना नहीं चाहिए, डराना नहीं चाहिए, इससे जनता पैनिक होगी ना, जनता परेशान होगी। आप विपक्ष हैं तो विपक्ष की भी एक गंभीरता होनी चाहिए। माना कि संकट है और ये सरकार की ओर से पैदा किया संकट तो नहीं है ना। हाँ, वैश्विक नीति भारत की हो सकती है, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो समय नहीं है जहां आप जनता में डर पैदा करके उसकी आलोचना और विवेचना करें। जी ठीक है। अजय गंगवानी जी आपके पास आता हूं। अजय जी, देखिए ये बात तो सही है कि सड़कों पर लाइन दिख रही है, ये बात भी सही है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं होने से होटलें, रेस्टोरेंट, ढाबे, इन पर ताला लगने की स्थिति बन गई, कुछ जगह लग भी गए। पर यह बात भी तो सही है कि दुनिया में दूसरी जगह दूसरे देशों के जो हालात जितने खराब हैं उनसे हम बेहतर स्थिति में हैं। अगर सच्चाई देखनी है तो पूरी देखनी पड़ेगी ना सर। ऐसा थोड़ी कि केवल हम वो वाली सच्चाई देखें जिसमें हमको लग रहा है कि हम बीजेपी को घेर सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए तो दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में अभी हम हैं, और ये वैश्विक परिस्थितियां अगर ऐसी बन गई हैं तो क्या थोड़ी सी छूट नहीं दी जानी चाहिए सरकार को कि आप उन पर थोड़ी रियायत बरत दें इस वक्त?
देखिए अभिलाष जी, किसी प्रकार से जो गैस का संकट है वो राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, बात डर या पैनिक करने की नहीं है। आज देश की आम जनता को सच्चाई बताने की सख्त जरूरत है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार का ये नैतिक दायित्व तो नहीं है कि जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में सही वास्तविक स्थिति बताए? ये दोहरा चित्र क्यों है? अखबारों में, मीडिया में लगातार आप प्रचार करते हैं कि सब कुछ चंगा है, सबकी व्यवस्था है, सबकी उपलब्धता है, और दूसरी तरफ लगातार आप देखिए कि सर्वर को डाउन करके जानबूझ के बुकिंग कर दी जा रही है। आज जो 21 दिन का गैप था अभिलाष जी, उसको 4 दिन बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया। लगातार जो बुकिंग को डाइवर्ट किया जा रहा है, सप्लाई में डिस्टर्ब की जा रही है। लगातार जो होटल रेस्टोरेंट है, जो बेचारे रोजी रोटी के लिए ठेले गुमटी वाले हैं, स्ट्रीट फूड वाले हैं, उनके रोजी का संकट आ रहा है, उसके रोजगार पे सीधा वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये आपका नैतिक दायित्व है प्रधानमंत्री जी का कि गैस की लगातार सप्लाई हो, क्रूड ऑयल की लगातार उपलब्धता हो। मैं तो मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, जब क्रूड ऑयल की कीमत 40 से 50% कमी होती है, सीधा सीधा आधी कीमत आ जाती है, आप पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में 1 रुपए भी कटौती नहीं करते। लेकिन जब खाड़ी संकट की बात आती है तो आपदा में अवसर की तरह आज केंद्र की मोदी सरकार मुनाफा को नहीं करती है। आज घरेलू गैस पे 60 रुपए, कमर्शियल गैस पे 115 रुपए, आज 3 महीने के अंदर 307 रुपए रेट बढ़ाया गया है। पूरी जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूं। कहां है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो बेचारी 2 रुपए पेट्रोल के लिए, कभी रसोई गैस में 5 रुपए बढ़ता था तो सिलेंडर और प्याज की माला लेके सड़कों पर जाती थी? कहां है हेमा मालिनी, कहां है स्मृति ईरानी, कहां है भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य? तो ये महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं, 11 साल के अंदर केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज के रूप में 42 लाख करोड़ की डकैती करती है। पेट्रोल पर जो एक्साइज थी उसको 10 रुपए बढ़ा के 33 रुपए, आज 5 रुपए 56 पैसे जो डीजल पे एक्साइज था उसको 33 रुपए, मतलब 3 से 6 गुना पेट्रोल एक्साइज की वृद्धि करते हैं। क्रूड ऑयल की कीमत में कटौती होती है, 1 रुपए नहीं बढ़ाते। लेकिन जब सिलेंडर की बात आती है 60 रुपए बढ़ाइए, ठीक है बढ़ाइए। ये हरदीप पुरी का दायित्व है कि सही परिस्थितियों को बताए। वित्त मंत्रालय बता रहा है, एचपीसीएल की रिपोर्ट बता रही है कि आने वाला समय संकट का है। ठीक है। देखिए सुनील जी, ये सवाल तो पूछा गया और पूछा जाना जायज भी है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार गिरती रही तो उसका फायदा हमें ना देकर के उसका सारा का सारा मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों ने उठाया, और ये लगातार होता रहा। इस देश में देखते रहे, सब इंतजार करते रहे कि अब कम होगा। रशिया से हमने बहुत शानदार डील की, बहुत कम सस्ते दामों पर हमने इस बीच में करीब 1-1.5 साल तक हमने तेल खरीदा, लेकिन जनता को फायदा मिला क्या? नहीं मिला ना। तो जब 2 साल तक तेल कंपनियां मुनाफे को दबा करके एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो अभी 1-2 महीने के अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही आपको पेट्रोल या गैस के तो खासतौर से दाम बढ़ाने के लिए क्या जरूरत थी? इतना नियंत्रण तो होना चाहिए ना इन कंपनियों पर, क्योंकि लोगों की आम जरूरतों की, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं ये। देखिए अभिलाष जी, पेट्रोल डीजल पर तो अभी कोई दाम इस संकट काल में तो नहीं हुए हैं, बढ़े नहीं है कहीं पर भी। और अगर आप देखेंगे विश्व स्तर पर देखेंगे तो कंबोडिया में 68% की वृद्धि, वियतनाम में 50%, नाइजीरिया में 35% और कनाडा में 28% और अमेरिका में लगभग 20% की वृद्धि हो चुकी है। भारत पूरी तरीके से अछूता है, लेकिन मुझे अछूता नहीं है, गैस के दाम बढ़े हैं सर, अछूता नहीं है। गांधी जी बार बार लॉन्च होने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, अछूता कहां है? गैस के दाम बढ़ाए ना। पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं ना, पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं। गैस की बात कीजिए ना सर, जिस पे बढ़ाएं। कहा ना आपको, मैंने पेट्रोलियम का कहा, गैस की बात मैं कह रहा हूं ना, मैं तो गैस पे आ रहा हूं। देखिए बार बार राहुल गांधी जो हैं वो लॉन्च होने की कोशिश करते हैं और बेचारे धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेचारे इनके जॉर्ज सोरोस वाली जो पुड़िया और सैम पित्रोदा ले लेकर के आते हैं ना चीन के उसमें कि भैया चल जाए, नहीं चलने वाली है। देश समझता है कि आप किस तरीके की अफवाह फैलाते हैं। फिर से सबूत मांगने वाला गैंग सक्रिय हो गया कि अब बता दो देश को क्या हो रहा है। अरे देश को प्रधानमंत्री जी बता तो रहे हैं कि कहीं कोई संकट नहीं है, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। और 1991-92 की बात शुरू करूं कि 2011 में अवैध भंडारण के कारण एलपीजी के लिए कितनी तकलीफ हो गई थी, सारे लोगों ने देखा, हमने खुद देखा, हम खुद लाइन लग के लेते थे। तो मैं आपके समय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब जब भी युद्ध होता है कहीं ना कहीं संकट के बादल होते हैं, उसके बाद स्थिति होती है। लेकिन ये कोई हमारी सरकार या देश में निर्मित तो नहीं हुआ, ये तो वैश्विक संकट है ना, और वैश्विक संकट के कारण ये स्थिति बन रही। लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद आर्थिक सुधारों के कारण, हमारी मजबूत विदेश नीति के कारण आप देखेंगे कि हम इस संकट में भी मजबूती से खड़े। मेरा सवाल कुछ और था सुनील चौधरी जी, युद्ध को सुनील चौधरी जी मेरा सवाल भूल गए, आप मैं याद दिला देता हूं। आपने इतनी लंबी बात कह दी, मैं आपसे सिंपल लाइन पूछ रहा था सर कि 2 साल तक पेट्रोलियम के दाम हमने खूब वाहवाही लूटी कि रूस से हम सस्ते में तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, और क्रूड ऑयल से भी गैस बनती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कोई कंफ्यूजन ना हो,
सुनील चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, ये मैं बता दूं कि गैस जो एलपीजी है उसको बनाने के लिए एक तो गैस के कुएं से निकाल लीजिए, या फिर जो क्रूड ऑयल होता है उसको हाईली प्रोसेस करके हमारी रिफाइनरीज में जो हाईएस्ट प्रोसेसिंग होती है उससे गैस बनती है। और जो सरकार कह रही है ना कि हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है, वो ऐसे ही बढ़ाया है कि अपनी ऑयल रिफाइनरीज तो हमने अपनी देश की कहा है कि आप डीजल पेट्रोल से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए गैसेस का। अब मेरा सवाल फिर से सुनिए, 2 साल तक मोटा मुनाफा इन कंपनियों ने कमाया, जनता कहती रही कम कर दीजिए मालिक, कम कर दीजिए, नहीं किया गया कि अरे ठीक है जनता को एक बार दे दिया, टीका लग गया, जनता सह गई तो काहे कम करें। सर 2 साल तक मोटा पैसा कमाने वाली ये कंपनियां 1 महीने भी नहीं अपना मुनाफे को थोड़ा सा कम कर पाई। ऐसा तो नहीं घाटे में चल रही है कोई कंपनी, 1 महीना थोड़ा सा तो बफर पीरियड देना था ना जनता को। कितने दिन टिके हम? 1 महीने से कम बढ़ गए रेट, क्यों बढ़ने दिए सर? केंद्र सरकार को थोड़ा इस पर नजर रखनी चाहिए कि नहीं? आप हमारे लिए चौकीदार बनकर बैठे हैं, ये कहते हैं हमारा चौकीदार कुछ बोलता ही नहीं है सर। जब वो पैसा वहां से कम आ रहा था, ये कमा रहे थे तब भी कुछ नहीं बोले, अब वो हमसे ले रहे हैं पैसे तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? अभिलाष जी देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इतने बड़े वैश्विक संकट में भारत में स्थिति नियंत्रण में है। कहां पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, एलपीजी को लेकर के थोड़ा पैनिक की स्थिति है, वो भी अफवाह के कारण है ना। अफवाह के कारण आपने पैसे क्यों बढ़ा दिए? चलिए अफवाह आप रेट कम कर दीजिए। अगर अफवाह की वजह से केंद्र ने पैसे थोड़ी बढ़ा दिए। कहां पर डीजल पेट्रोल में बढ़ गए? गैस के दाम क्यों बढ़ गए? आप गैस पर क्यों नहीं आना चाह रहे? गैस पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे आप? मैं गैस पर हूं ना, मैं तो कह रहा हूं गैस पर जो है, गैस के लिए तो बार बार हम कह रहे हैं कि गैस की स्थिति जो है वो कंट्रोल में, लेकिन युद्ध काल मैं आपसे कुछ आप इधर उधर भाग जा रहे हैं चौधरी जी। कभी आप सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई तो जनता देख रही है, सबको पता है, वो बुक कर रहे हैं। तो आपने जो हेल्पलाइन बनाई है, गैस के जो बुकिंग कस्टमर के केयर नंबर है वो लग रहे हैं कि नहीं, वो एक एक जनता देख रही है, आपकी बात सुन भी रही है और वो देख भी रही है। उसके लिए मुझे कुछ आपको कहते हैं ना कि यहां पर सच्चाई साबित करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं, गैस का संकट है तो 60 रुपए आपने क्यों बढ़ा दिया? दूसरी चीज ये कि 2 साल तक मोटा मुनाफा कमाया इन कंपनियों ने। जब हमारी देश ने सस्ता तेल खरीदा तब हमने आपसे नहीं की, ठीक है आपने नहीं बढ़ाया, कंपनियों से कहा चलो भाई हमारे देश की तरक्की में काम आ रहा है। अब जब देश पर संकट है, वैश्विक संकट है, तो ये कंपनी अपना मुनाफा कम क्यों नहीं कर लेती भाई? ये सारा संकट जनता के लिए ही होता है क्या? इन कंपनियों की जेब पर कोई असर ना पड़े? देखिए, कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है अभिलाष जी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि परिस्थितियों की बात है। जब अगर मान लो कि अभी कम रहा दाम या आज बढ़ा है तो उसमें तो कोई अंतर आ नहीं रहा ना देश के अंदर में। बहुत ज्यादा कोई ऐसी मारामारी। सुनील जी क्या बात कर रहे हैं आप? 60 रुपए बढ़ाकर के कोई अंतर नहीं आ रहा। इस बात को कह रहा हूं, 60 रुपए बढ़ाकर कोई अंतर नहीं आ रहा, तो आप 60 रुपए बढ़ा दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के दैनिक वेतनभोगी शिक्षकों के पर डे के 60 रुपए बढ़ा दीजिए, कोई अंतर नहीं आता तो बढ़ा दीजिए। जी राम जी योजना में मिनिमम वेजेस के 60 रुपए बढ़ा दीजिए। वो जो बैठे हैं वहां पर आंदोलन करने वाले आंगनबाड़ी की महिलाएं, उनके 60 रुपए बढ़ा दीजिए। क्या बात? अब आपको ये सब बोलना है तो बोलिए, लेकिन युद्ध काल में इस तरीके की बात नहीं हो सकती। आप जहां पर देखेंगे दुनिया के देश जो है लॉकडाउन में और किस स्थिति में है, वहां पर यदि 60 रुपया बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं ये बढ़ा दीजिए, वो बढ़ा दीजिए। आप समझिए तो कि आज भी स्थिति नियंत्रण में है। मैं मान रहा हूं नियंत्रण में, कहीं चलिए पर ठीक है, तकलीफ पैदा नहीं हुई है। सुनील जी, उसका मूल कारण यही है, उसका मूल कारण यही है कि इतने दिन से हमारी योजनाएं जो है, जो आर्थिक सुधार है और जिस प्रकार से जो सरकार काम करती आई है, मजबूत विदेश नीति के कारण आज हम युद्ध काल में भी आप विदेश नीति पर रहेंगे। आप ऑयल कंपनियों से डील पर नहीं आएंगे, आप विदेश पर जाएंगे, आप देश के अंदर की बात नहीं करेंगे। मैं समझ गया हूं। प्रियदर्शी जी आपके पास आता हूं। देखिए, मोदी जी कहते हैं आपदा को हम अवसर बनाना जानते हैं। दिक्कत यह हुई कि हमारी ये बात उनकी सबसे पहले हमारे ऑयल रिफाइनरीज और उद्योगपतियों ने सुन ली। जब भी आपदा होती है आप देखिएगा, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं। कोरोना काल में जहां छोटे छोटे धंधे बंद हुए, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, वहीं कुछ कंपनियों ने अपनी आमदनी को 10-10, 20-20, 50-50 सैकड़ा गुना बना लिया। अब ऑयल कंपनीज को ऊपर यह बहुत जायज सवाल है कि देश पर जब संकट आए तो भाई आप 2 साल तक मुनाफा कमा के मलाई चबाते रहे, दबाते रहे। आप कम से कम थोड़ा सा अगर, और बड़ी कंपनियों का मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब वो कहते हैं ना कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो वो घाटे में नहीं चल रहे होते। वो जो एंटिसिपेट करके चलते हैं कि इस साल 5,000 करोड़ ज्यादा कमाना है मुनाफा, और अगर उनको 4,000 करोड़ का मुनाफा होता है तो वो ये कहते हैं हम 1,000 करोड़ के घाटे में हैं, जबकि वो है 4,000 करोड़ के घाटे में। पर चूंकि उनका टारगेटेड फायदा था
कि वो 5,000 करोड़ कमाएंगे। तो सर ये जो बैलेंसिंग चल रही है जनता को समझ नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है, और इससे भी वाजिब सवाल एक बड़ा सवाल है और बहुत पुराना सवाल है। ये लंबे अरसे से ये मांग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि भारत को तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इन कंपनियों ने, जैसा कि आपने कहा, कि मुनाफाखोरी की, मुनाफा वसूला, लेकिन तेल भंडारण पर ध्यान नहीं दिया। आज अगर क्रूड ऑयल ज्यादा होता तो शायद हम ज्यादा मात्रा में गैस भी उत्पादन कर पाते तेल से, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो इस ओर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में कहीं चूक हुई है, और जब ऐसे अवसर आते हैं तभी इन चीजों का खुलासा होता है। पहले चूंकि सब कुछ स्मूथली चल रहा था तो इन चीजों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन आज इस पर बड़े स्तर पर ध्यान जा रहा है और ध्यान दिलवाया जाना चाहिए कि आपका तेल भंडारण का क्षमता बेहतर क्यों नहीं हुआ, जबकि आप बार बार यह कह रहे थे कि हम तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाएंगे। अगर भारत ने तेल भंडारण क्षमता बढ़ा लिया होता, अगर तेल कंपनियों ने वहां निवेश कर दिया होता मुनाफा कमाने के बाद भी, तो ये शायद संकट नहीं आता। इस संकट को हम ज्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते थे। और मुनाफाखोरी वाली जो बात है ना, हाँ, ये आरोप लगता रहा है, ये आरोप लगता नहीं रहा है, ये है मामला कि जब तेल प्रति बैरल वैश्विक स्तर पर कमता है तो भारत में उसकी कीमतें नहीं घटती हैं। और ये बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार में ही बार बार उठा कि हम तेल को फ्लैक्चुएट करेंगे, रेट को फ्लैक्चुएट करेंगे ग्राहकों के लिए, लेकिन क्या वो हो पा रहा है क्या, और कितने छोटे स्तर पर होता है? बहुत छोटे स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर तो होता नहीं है। और अगर छोटे स्तर पर होता भी है तो उससे महंगाई नहीं कमती है। लेकिन एक बार अगर तेल में बढ़ोतरी हो जाती है, फ्लैक्चुएट अगर बढ़ोतरी के स्तर पर चला जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, और इसकी मार झेलनी पड़ेगी, महंगाई वाली मार, आगे आने वाले दिनों में। जी, और एक चीज और है, जो कहते हैं ना साइड इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं कि बढ़े अभी सिर्फ गैस के दाम है और थोड़ी सी गैस के दामों की किल्लत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार ने अभी तेल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए। लेकिन सवाल यह है कि जब तेल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो सब्जी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, राशन के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये जो कालाबाजारी हो रही है, जो चाहे वो अफवाहों की वजह से हो रही हो या मुनाफाखोरी की वजह से हो रही है, इस पर भी एक्शन की जरूरत है और जनता को भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ना अजय जी 1 मिनट दीजिए प्लीज, 30 सेकंड ले लीजिए सर। अभिलाष जी 1 मिनट दीजिए, एक जरूरी बात कह रहा हूं, 1 मिनट बस। हाँ, मैं देखिए महत्वपूर्ण बात है कि 100 दिन में महंगाई का दावा करने वाले लोग आज ये देखिए 5 राज्यों में इलाज, बहुत महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर दो आपके चैनल पे, मोदी गारंटी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसी नारे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार, बार-बार कह रहे हैं गरीबी हटाओ, राज्यों में 500 रुपए सिलेंडर बंद करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 60 में बढ़ा देती है। मोदी गारंटी के नाम पे ठगना बंद करिए। भाजपा की सरकार ने की बात करूं, 62 लाख कलेक्शन है, कांग्रेस को गलत तरीका है, गलत तरीका है, देश डूब जाता है, सब्सिडी लगेगी, देश डूब जाता है, छत्तीसगढ़ में सब्सिडी देने की बात है, 62 लाख कलेक्शन की बात है, क्या शायद सरकार ठीक है, रुपए दे के, ठीक है, हो गया सर, हो गया सर, प्लीज सर, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया, माफी चाहूंगा सर, हो गया, ठीक है, देखिए ये बात सही है, ना ठीक है, ठीक है अजय जी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रियदर्शिनी जी ने हमें बहुत ही बैलेंस एक व्यू दिया है कि ये बात सही है कि हमारी स्थिति बाकी हमारे अड़ोस पड़ोस या दुनिया के दूसरे मुल्कों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत ऐसी गुंजाइश है जहां पर अभी हमारी स्थिति को और सुधारा जा सकता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो ये पूछा जाए व्यापारियों से कि भाई जब पेट्रोल तेल के दाम नहीं बढ़ रहे तो तुमने राशन के दाम क्यों बढ़ा दिए, ये कोई नहीं पूछ रहा देश में उनसे। सब्जी क्यों महंगी हो रही है, नहीं पूछा जा रहा। दाल क्यों महंगी हो गई, दाल क्यों महंगी हो गई, सब्जी देश में हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देश में बढ़े नहीं तो फिर पेट्रोल सब्जी महंगी क्यों है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। ये व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं। कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, ये तो हमारे हाथ की चीजें हैं, इसे सुधारा जा सकता है। उतने हालात खराब भी नहीं जितने दूसरे देशों में हैं, पर उतने अच्छे भी नहीं जितने हो सकते हैं। बीच में कहीं ऐसा लगता है कि देश खड़ा है और देख रहा है कि आने वाला संकट संभल जाएगा इसमें हम देश, या फिर और दिक्कतों में पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी जी, सुनील चौधरी जी, प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।